हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव में अपने आप को पिछड़ा होने की बात करते हैं, लेकिन पिछड़ों के कितने हितैषी हैं यह बात आप नीट में जो आरक्षण को रोका जा रहा है उससे स्पष्ट है कि हमारे मोदी जी पिछड़ों के कितने हितैषी हैं, लेकिन चुनाव में अपने आप को पिछड़ा डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं। राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नीट में ओबीसी आरक्षण केंद्र सरकार की ओर से समाप्त कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहते हैं? नीट में ओबीसी आरक्षण को जहां तक समाप्त करने की बात अभी आई है, लेकिन भाजपा सरकार और आज की मोदी सरकार आरक्षण विरोधी रही है, पिछड़ों का आरक्षण का हमेशा विरोध करती रही है। यही कारण है कि आज नीट में आरक्षण का विरोध करके, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करके आरक्षण को पूर्णतः समाप्त करने की दिशा में मोदी सरकार के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि पिछड़ों का आरक्षण भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को पसंद नहीं है। एक और ये भाजपा सरकार संवैधानिक जो एक सीमा है आरक्षण की 50%, उसको क्रॉस करके उसके बाहर जाके अग्र जाति के लोगों को 10% आरक्षण की व्यवस्था मोदी सरकार के द्वारा किया गया है, जो कि संवैधानिक मान्यता के खिलाफ है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, यह आरक्षण जायज है या नहीं। तो एक ओर सरकार अग्र जाति के लोगों को संवैधानिक सीमा को पार करके भी आरक्षण की व्यवस्था कर रही है, और दूसरी ओर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ओबीसी के लोगों के लिए नीट में जो आरक्षण होना चाहिए था उसको खत्म करके उनके साथ अन्याय कर रही है। यह केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का दोहरा चाल है, दोहरी नीति है, जिसका हर हाल में हम विरोध करते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग विरोध करते हैं। सामाजिक न्याय आंदोलन निश्चित रूप से इसके खिलाफ और ज्यादा जागरूक होगा, उद्वेलित होगा और काफी तीव्रता से आगे बढ़ेगा। संसद भवन में ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एसटी के प्रतिनिधि काफी हैं, इसके बावजूद भी ये कैसे नीट में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? संसद या विधानसभाओं में ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी के प्रतिनिधियों की पर्याप्त मौजूदगी के बाद भी इन वर्गों के साथ हमेशा अन्याय होता रहा है, क्योंकि ये वर्ग अपने समुदाय से ज्यादा अपने राजनीतिक दल के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध होते हैं। दल की जो मान्यता होती है, दल जिस दिशा में जाना चाहता है उसी दिशा में ये जाते हैं। इसलिए ईबीसी या ओबीसी के नाम पर ये वोट लेने के लिए सिर्फ जनता के बीच आते हैं, लेकिन संसद में जब जाते हैं तो जनता की बातों से भूलकर अपनी पार्टी की नीति या पार्टी के द्वारा जो व्हिप जारी होता है उसी के हिसाब से ये काम करना शुरू करते हैं। यही कारण है कि इस वर्ग की पर्याप्त संख्या के बावजूद भी ये वर्ग हमेशा रौंदा जाता है, कुचला जाता है, इनके साथ हमेशा अन्याय होता रहा है। अगर यह वर्ग सचमुच जागरूक हो जाए, दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर भी वर्ग के प्रति अगर प्रतिबद्ध हो जाए तो ऐसा अन्याय होना संभव नहीं हो सकता है। तो कहने का आपका यही तात्पर्य है कि ईबीसी या ओबीसी, एससी, एसटी के प्रतिनिधि जो है जनता को चुनाव के समय लॉलीपॉप दिखाकर कुर्सी के लिए ये काम करते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि वे दल के उम्मीदवार के रूप में हमारे पास आते हैं, लेकिन अपने आप को वे पिछड़ा कह के, अति पिछड़ा कह के, बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव में अपने आप को पिछड़ा होने की बात करते हैं, लेकिन पिछड़ों के कितने हितैषी हैं यह बात आप नीट में जो आरक्षण को रोका जा रहा है उससे स्पष्ट है कि हमारे मोदी जी पिछड़ों के कितने हितैषी हैं, लेकिन चुनाव में अपने आप को पिछड़ा डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं और पिछड़ों के समर्थन लेने की हर संभव कोशिश करते हैं। विधानसभा सत्र में ये नीट वाली और जनसंख्या के मुद्दा को उठाया गया, लेकिन अभी भी जो है आपके घटक दल और राजद की ओर से जो ये प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन होना चाहिए वो नहीं दिख रही है, इस पर आप लोग क्या करें? जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है, जिससे कि आरक्षण भी जुड़ा हुआ है, पिछले वर्गों को मिलने वाली सुविधाएं जुड़ी हुई हैं, इस पर सबसे पहले लालू जी ने 1990 में जातीय जनगणना की बात किया था, और 1990 से जो जातीय जनगणना की बात उठी वह लालू जी के कारण ही यह मुद्दा आगे बढ़ा। राजद ने लालू जी के जेल
जाने के पहले तक 14 में भी आपको याद होगा कि राजभवन तक मार्च किया गया था। उसमें इस मुद्दा को उठाया गया था कि जातीय जनगणना का प्रकाशन होना चाहिए, और हमारे ही राजद के ही प्रयास के कारण बिहार विधानसभा में 2019 और 2020 में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। इसलिए जातीय जनगणना और आरक्षण सामाजिक न्याय की नीति हमारे लिए हमारा मूल सिद्धांत है। उन्हीं सिद्धांतों पर हमारी चलने वाली पार्टी है। इसलिए ये कहना कि हम अभी तक इस पर बहुत ज्यादा आंदोलित नहीं है, उचित नहीं है। हम इन मुद्दों को अपने हिसाब से देख रहे हैं। हम जड़ से इन्हें उठाकर ऊपर जाना चाहते हैं और इस दिशा में हम सफलता पाना चाहते हैं। इस दिशा में हमारे लोग आंदोलन के लिए माहौल पैदा कर रहे हैं। हम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। हमारे छात्र और युवा सड़क पर आ चुके हैं। उनके द्वारा धरना और प्रदर्शन की बात शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारा ये आंदोलन और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और जो परिणाम हासिल करना है वह परिणाम हासिल करके ही, मंजिल तक पहुंच करके ही हमारा आंदोलन रुकेगा। जाति आधारित जनगणना के बारे में नीतीश कुमार, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा व अन्य दल के नेता भी कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार तैयार नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जातीय जनगणना, चूंकि मांझी जी की बात हो, उपेंद्र कुशवाहा की बात हो या नीतीश कुमार की बात हो, ये तमाम लोगों की राजनीति, ये लोग सामाजिक न्याय आंदोलन की उपज हैं। सामाजिक न्याय आंदोलन की उपज होने के कारण जब भी आरक्षण की बात आती है, जातीय जनगणना की बात आती है, तो ये उसके लिए आवाज जरूर उठाते हैं, लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो सत्ता के लिए ये कहीं न कहीं झुक जाते हैं। और वही कारण है कि भाजपा के नहीं चाहने के कारण बिहार विधानसभा में 2019 और 2020 में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद भी जातीय जनगणना की दिशा में केंद्र सरकार संसद में यह स्पष्ट बोल चुकी है कि 2021 का जो अगला हमारा जनगणना होने वाला है वह जातीय जनगणना नहीं होगा। यह बात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा संसद में स्पष्ट किया जा चुका है। बावजूद इसके इन नेताओं का कहीं कोई स्पष्ट विचार सरकार के खिलाफ, केंद्रीय सरकार के खिलाफ नहीं आ रहा है। वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जातीय आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों को मंत्री बना के उसका प्रचार प्रसार करने में थकते नहीं हैं। लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए हम बहुत चिंतित हैं। बहुत सारे लोगों को हमने पिछड़े वर्गों से मंत्री बनाया है और मंत्री बना के उन्हें सम्मानित किया है। लेकिन एक ओर दिखावे के लिए मंत्री बनाने की बात हो रही है और दूसरी ओर व्यापक रूप से जिसमें पिछड़ा वर्ग का हित जहां जुड़ा हुआ है जातीय जनगणना से, उस दिशा में ये कोई सार्थक प्रयास नहीं करके बल्कि इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। यह रोकने की कोशिश नहीं है। 2001 में भी सेंसस रजिस्ट्रार के द्वारा वाजपेयी सरकार के काल में जातीय जनगणना के लिए रिकमेंड किया गया था, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इसे रोक दिया था। उसके बाद भी चूंकि जब आरक्षण के मामले में कोर्ट में जजों के द्वारा जब आरक्षण पर चर्चा हो रही थी, तो उस समय भी जजों ने जातीय आंकड़ों की आवश्यकता महसूस किया था और जातीय आंकड़े को रेखांकित किया था। यानी कोर्ट की नजर में भी जातीय जनगणना आवश्यक है। उसके बाद 2011 में भी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो लोकसभा में इसके लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया था कि जातीय जनगणना देश हित में है और होगा। न सिर्फ मनमोहन सिंह की सरकार बल्कि 2018 में मोदी सरकार के जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने घोषणा किया था कि आने वाला जो जनगणना होगा उसमें जातीय जनगणना ओबीसी की जनगणना होगी। लेकिन बावजूद इसके, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग भी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसके लिए रिकमेंड कर चुका है, संसद की जो सामाजिक न्याय की कमेटी है वो भी जातीय जनगणना को रिकमेंड कर चुकी है, लेकिन मोदी सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मोदी सरकार के द्वारा संसद में इस बात की घोषणा की जा चुकी है कि जातीय जनगणना अगली जनगणना में नहीं होगा, जो कि 2022 में, 21 के बदले 22 में कोरोना के कारण संभावित है। जबकि जातीय जनगणना कराने में बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है। SC ST के साथ साथ उसमें केवल पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक के कारण एक कॉलम अगर जोड़कर अगर ले लिया जाता है तो वो एक स्पष्ट
स्थिति आएगी जिसके आधार पर हम योजनाओं को बना सकते हैं और उन सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से पिछड़े वर्गों का वास्तविक विकास होगा। पिछड़े वर्गों के विकास से राज्य और देश का विकास होगा। जिस विकास की चर्चा हमेशा राज्य और केंद्र की सरकार करती रही है, मात्र विकास की चर्चा करती है, लेकिन विकास जिन मानकों के आधार पर हो सकता है, जिस रास्ते पर चलकर हो सकता है, उस रास्ते पर चलने से इन राज्य और केंद्र सरकारों को, भाजपा की सरकार को सख्त परहेगा। अगरा को 10% आरक्षण दिया गया और पिछड़ा को जो आरक्षण मिला हुआ है उसको समाप्त किया जा रहा है। क्या लगता है कि ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश तो नहीं है केंद्र सरकार की? अगड़े वर्ग को भी जो आरक्षण मोदी सरकार ने दिया है वह संवैधानिक और कानूनी जो स्थिति है उसके खिलाफ दिया है। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है और आने वाले दिनों में ये संभव है कि अगड़ी जातियों के द्वारा भी रिजर्वेशन को खत्म करने की बात उठाई जाए और वे अपने आरक्षण को खत्म करने की बात शुरू करेंगे और अपने आरक्षण को खत्म करने की बात के साथ साथ तमाम आरक्षण को, चाहे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हो, चाहे SC ST के लिए आरक्षण की बात हो, इन टोटलिटी आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में उनका काम, अगड़े वर्गों के लिए आरक्षण को समाप्त करने की मांग अगड़े वर्गों के द्वारा करके ही शुरू किया जाएगा। हमें इस बात का शंका है, संभावना है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगले वर्गों के द्वारा ही आरक्षण के खिलाफ मामला उठाया जाएगा कि तमाम आरक्षण को खत्म किया जाए। तो जो कुछ भी हो रहा है, यह तमाम SC ST और पिछड़े वर्गों के का जो आरक्षण है, यह बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसके कारण बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। उसी की दिशा में यह नीट के आरक्षण को खत्म कर, नीट में आरक्षण को खत्म करने की बात हो या जातीय जनगणना नहीं कराने की बात हो, ये सब उसी दिशा में जाता हुआ सरकारी एक कदम है। उसी दिशा में हम सोच रहे हैं। इसलिए आज की यह जरूरत है कि सामाजिक न्याय आंदोलन को, पिछड़े वर्गों के लोग, SC ST के लोग सामाजिक न्याय आंदोलन को मजबूत करें, क्योंकि सामाजिक न्याय आंदोलन को मजबूत किए बिना आरक्षण को बचा पाना मोदी राज में, RSS के द्वारा नियंत्रित मोदी राज में आरक्षण को बचा पाना मुश्किल होगा। इसलिए आज वक्त आ गया है कि तमाम लोग जिन्हें आरक्षण की जरूरत है वे लोग गोलबंद हों, एकताबद्ध हों और सामाजिक न्याय आंदोलन को एक सशक्त आंदोलन बनाकर त्वरित गति से आगे बढ़ाकर मंजिल तक पहुंचाएं। यही हमारी चाहत है और यही हमारी शुभकामना है। आपसे